कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर के किनारे से, जहाँ एक लड़की समंदर में स्विमिंग कर रही थी, डाइव कर रही थी। उसे ऐसा करता हुआ देख बाहर खड़ी हुई नन्स उसे ऐसा करने से रोकती हैं और उसे रोकने की भी काफी कोशिश करती हैं। यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है मैरी, जो हर रोज इसी तरह की उल्टी उल्टी हरकतें करती रहती है, जिसकी वजह से उसे सजा भी मिलती है। असल में मैरी फ्रांस की किंग लुइस की बेटी होती है और मैरी के फादर किंग लुइस बहुत ही सेल्फिश इंसान थे। उसने अपनी बेटी मैरी को खुद नहीं पाला बल्कि उसे एक प्रीस्ट को दे दिया और तभी से उसकी देखभाल, उसका ख्याल सब कुछ नन्स ही किया करती थी। इसके बाद में सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग लुइस एक काफी बड़ी वॉर जीतकर वापस फ्रांस आते हैं। तो वहाँ उसके दुश्मनों की तरफ से भेजा हुआ एक आदमी सेलिब्रेशन के बीच में ही उसे गोली मार देता है और तब इस बात से किंग लुइस को रियलाइज हो जाता है कि चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, लेकिन रहेगा तो वो इंसान ही, और अब क्योंकि वो भी एक इंसान है तो एक ना एक दिन उसे भी मौत आनी है। लेकिन लुइस का डॉक्टर उसे मॉडल बनाने के लिए कहता है कि तुम्हें जल परी को पकड़ना होगा। वो कहता है कि जल परी की पावर से मैं आपको एक मॉडल बना सकता हूँ। इसीलिए किंग लुइस फौरन अपने खास पायलट यानी समुद्री लुटेरे को समंदर के बिल्कुल बीचों बीच जल परी को पकड़ने के लिए भेजता है और इस पायलट यानी समुद्री लुटेरे का नाम होता है ईव। ईव अपने साथियों के साथ एक मरमेड कपल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उनको तो सिर्फ फीमेल जल परी ही चाहिए थी। इसीलिए वो अपने साथियों से कहकर मेल मरमेड को वापिस से समंदर में भिजवा देता है और खुद वो उस फीमेल जल परी को लेकर पैलेस आ जाता है। और जब लुइस को ये न्यूज मिलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रीस्ट होता है वो इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे ये सब एक क्राइम लग रहा था और कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो यकीन था कि सूरज ग्रहण के दिन वो जल परी के दिल से किंग को इमॉर्टल बना देगा। अब प्रीस्ट उसकी बेटी मैरी को भी महल लाने के लिए कहता है। तब किंग लुइस उसकी ये बात मान भी लेते हैं, इसीलिए प्रीस्ट मैरी को लाने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मैरी एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है। इसके बाद प्रीस्ट मैरी को महल में ले आते हैं। अब क्योंकि मैरी ने पैलेस को फर्स्ट टाइम देखा होता है, इसीलिए वो सारा कुछ देखकर काफी हैरान और काफी एक्साइटेड थी। लेकिन किंग लुइस अभी भी इस बात को दुनिया के सामने नहीं लाता कि मैरी उसकी अपनी बेटी है। इसीलिए प्रीस्ट मैरी को एक मेड के साथ एक छोटे से रूम में भेज देता है। उधर मैरी को उसकी मेड पूरे पैलेस का विजिट करवा रही होती है। तब हर कोई मैरी को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ लोग तो उस पर हंस भी रहे थे, क्योंकि इस टाइम वो एक स्ट्रेंजर थी जो कि गेस्ट बनकर आई थी और इसे किंग के महल में क्यों लाया गया इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। अब मैरी फाउंटेन के पास जाकर उसे गौर से देख रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर किंग लुइस आ जाता है। तब अचानक से मैरी के घबरा जाने की वजह से वो पानी में गिर जाती है, लेकिन अब क्योंकि वो थी तो किंग की बेटी ही, इसीलिए किंग उसे अपना कोट पहना देता है। उधर हम देखते हैं उस पायलट को यानी ईव को, जो मरमेड को लेकर महल पहुँच जाता है और किंग को इमॉर्टल होने का इतना क्रेज होता जा रहा था कि वो प्रीस्ट की कोई भी बात नहीं सुनता था। वो तो सिर्फ डॉक्टर की बातें सुनता था, उसे डॉक्टर की ही सारी बातें ठीक लगती थी। इसके बाद किंग जब जल परी को देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जल परी ठीक नहीं है, उसकी हालत खराब है, क्योंकि वो काफी डरी हुई सहमी हुई थी, क्योंकि ना तो वो कुछ खा रही थी और ना ही पानी से ऊपर आ रही थी। फिर वो डॉक्टर बताता है कि सूरज ग्रहण तक इस जल परी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वरना हम जो चाह रहे हैं वो कभी भी नहीं हो पाएगा, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ऐसा करने के लिए यानी जल परी को जिंदा रखने के लिए उसे किसी भी तरह करके कुछ न कुछ खिलाना होगा। फिर किंग लुइस डॉक्टर को धमकी देता है और कहता है कि तुम रखोगे जल परी का ख्याल, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उधर हम रूम में मैरी को देखते हैं जो कि म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है अपने पास एक आवाज के जरिए। इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते वो उसी केव तक पहुंच जाती है जहाँ पर उन लोगों ने जल परी को कैद करके रखा हुआ था, और वो जल परी मैरी को देखकर बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर मैरी जल परी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पायलट यानी ईव वहाँ पर आ जाता है और वो मैरी पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई और कैसे आई और जल परी के पास मत जाना। तब मैरी कहती है कि मैं यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मरमेड ने जल परी ने मेरी म्यूजिक की आवाज सुनकर मुझे यहाँ पर खुद बुलाया है। उसकी ये बातें सुनकर ईव काफी हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैरी जब वही म्यूजिक बजा रही होती है तो वो म्यूजिक लुइस को भी काफी पसंद आता है, इसीलिए वो फादर को ऑर्डर देता है कि मैरी को फौरन इसी टाइम हॉल में लेकर आया जाए। अब जब मैरी को हॉल में लाया जाता है तो सारे लोग काफी गौर से उसे देख रहे होते हैं। अब किंग लुइस भी अपनी बेटी मैरी को ही देख रहा होता है, लेकिन अभी भी वो लोगों को इस बारे में नहीं बताता कि मैरी मेरी बेटी है। इसके बाद वो मैरी को डांस सिखाने लगता है। इसी दौरान किंग लुइस को मैरी में उसकी वाइफ यानी मैरी की मदर नजर आने लगती है। तभी
ये देखकर किंग लुइस काफी हैरान होते हैं और वो फौरन रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी अपना बहुत सारा टाइम अब मरमेड यानी जल परी के साथ ही गुजारा करती थी और इसी वजह से जल परी भी रिकवर हो जाती है। उसकी हालत भी काफी अच्छी हो गई थी अब। और इसी सब के बीच मैरी और ईव की दोस्ती हो जाती है, वो काफी क्लोज हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर ये सब कुछ देख लेता है, इसी वजह से वो अपने आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है। लुइस अपनी बेटी मैरी को उसी गार्डन में ले जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ यानी मैरी की मदर की पेंटिंग्स बनाया करता था। अब लुइस भी अपनी बेटी मैरी के साथ बहुत सारा टाइम गुजार कर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अब किंग के महल में एक मेहमान भी होता है जो कि फ्रांस का एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था। अब यहाँ पर किंग उस मेहमान की हेल्प करते हैं और उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। फिर जब लुइस सबके सामने ये ऐलान कर रहा होता है तो तभी वो मेहमान मैरी को देखता है और मैरी देख रही थी ईव को। तब उस मेहमान को काफी जेलस फील होता है, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मैरी ईव को पसंद करने लगी है। तो यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो मेहमान भी मैरी को पसंद करता था और इसी वजह से रात को पार्टी के दौरान ईव और उस मेहमान के बीच बहस हो जाती है। फिर हम मैरी को देखते हैं जो वापिस से जलपरी के पास आती है और इस बार तो वो पानी के अंदर जाकर जलपरी को टच भी कर लेती है। असल में जलपरी को भी मैरी अच्छी लगती थी, उसे उस पर यकीन था कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर इतनी ही देर में ईव भी वहाँ पर आ जाता है और वो मैरी को ये सब कुछ करने से रोकता है क्योंकि ये चीज काफी खतरनाक साबित हो सकती है उसके लिए। लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती और पानी से बाहर नहीं आती। लेकिन ईव मैरी को जबरदस्ती ही पानी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे मैरी ईव के साथ घोड़ी पर बैठकर बाहर जाती है जहाँ वो दोनों जंगल में रेस लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मैरी नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है और उसका एक बाजू बुरी तरह से टूट जाता है। फिर जब डॉक्टर उसके बाजू को चेक करता है तो वो कहता है कि हमें इसके बाजू को काटना होगा। लेकिन मैरी काफी घबरा जाती है, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे गॉड पर यकीन होता है कि वो उसे ठीक कर देंगे, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। इसीलिए लुइस डॉक्टर से कहता है कि अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हमें सुबह तक वेट करना होगा। रात को हम दिखते हैं जलपरी को जो ईव से बात करने की कोशिश करती है और वो मैरी को उसके पास लाने के लिए कहती है। तब ईव भी उसकी बात समझ लेता है कि वो क्या कहना चाह रही है और वो करता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो फौरन मैरी को जलपरी के पास ले आता है। जलपरी के पास लाने के बाद वो उसे पानी में भेज देता है। मैरी के पानी में जाते ही जलपरी उसके चारों तरफ घूमकर उस पर मैजिक करने लगती है जिससे होता यह है कि मैरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। असल में जलपरी के पास हर चोट को, हर जख्म को ठीक करने की पावर थी। नेक्स्ट डे मैरी को बिल्कुल ठीक देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मैरी डॉक्टर और प्रीस्ट को रात में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है जिसे सुनने के बाद तो डॉक्टर अपनी बात पर और पक्का हो जाता है, यानी जलपरी को मारने में। लेकिन ये सब मैरी से झूठ बोलते हैं कि वो जलपरी को फ्रांस के लोगों की बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तब मैरी को भी लगता है कि ऐसा करने के बाद वो जलपरी को आजाद कर देंगे। इसके बाद मैरी को ईव से पता चलता है कि जलपरी को यहाँ पर फ्रांस के लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ किंग लुइस के लिए ही लाया गया है। अब ये बात मैरी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैरी ईव से पूछती है कि तुम उस मेहमान से नफरत क्यों करते हो। तब ईव बताता है इसलिए क्योंकि उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में बंद करवा दिया था। फिर ईव मैरी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों काफी क्लोज होते जा रहे थे। यहाँ पर मैरी ईव से कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द तुम उस जलपरी को आजाद कर दो। उधर हम पैलेस में किंग लुइस को देखते हैं जो कि उस मेहमान को अपने पास बुलाकर उसे बता देते हैं कि मैरी मेरी बेटी है और वो उस मेहमान को मैरी से शादी करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि वो मेहमान तो पहले ही मैरी को पसंद करता है इसीलिए वो फौरन शादी के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन प्रीस्ट को किंग लुइस का ये फैसला भी पसंद नहीं आता। वो किंग लुइस से कहती है कि एटलीस्ट आपको एक बार मैरी की मर्जी पूछ लेनी चाहिए। लेकिन किंग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैरी इस शादी के लिए राजी है या फिर नहीं, जिस पर प्रीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो लुइस से कहते हैं कि वो आपकी बेटी है, आपको इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज तो एक अच्छा किंग तो बना सकती है लेकिन एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं। उधर मैरी वापिस से जलपरी से मिलने के लिए जाती है और जलपरी मैरी को अपने ऊपर बिठाकर उसे पानी का टूर करवाती है जिससे मैरी काफी इंजॉय करती है। इसके बाद मैरी जब बाहर आ जाती है तो किंग लुइस उसे अपने पास बुलाते हैं जहाँ वो उसे बता ही देते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। वो मैरी को एक लॉकेट भी देते हैं जिसमें उसकी मदर की पिक्चर होती है। किंग लुइस मैरी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मदर जैसी दिखती हो, तुम वैसे भी बिल्कुल अपनी मदर जैसी हो। वो भी किसी की नहीं सुनती थी। इसके बाद प्रिंस बताते हैं कि मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ। असल में तुम्हारी मदर की डेथ तभी हो गई थी जब तुम पैदा हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं पाल सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें फादर के भरोसे पर छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मैं इस किंगडम
किंगडम को नहीं संभाल सकता था। आगे वो बताते हैं कि इस टाइम फ्रांस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी शादी उस मेहमान से करवा दूं तो उसका सारा पैसा हमें मिल जाएगा। मैरी ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और टूट जाती है और अपने फादर से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लुइस को उसकी नाराजगी से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैरी रोते रोते बाहर निकल आती है वहाँ से। उधर हम देखते हैं फादर को जो कि जलपरी के पास जाते हैं। उन्हें जलपरी के साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्म जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो डॉक्टर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर पर तो जुनून सवार था, वो उनकी एक नहीं सुनता और उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहकर वहाँ से निकाल देता है। उधर हम देखते हैं मैरी को जो कि अपने रूम से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लुइस ने उसके डोर पर महल के सोल्जर्स को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। इसीलिए वो विंडो के रास्ते से जलपरी से मिलने जाती है, जहाँ जलपरी उसे अपने विजन्स दिखाने वाली पावर की मदद से उसे पास्ट दिखाती है कि किस तरह से ईव ने उसे और उसकी फैमिली को पकड़ा था। लेकिन इस सब के दौरान मैरी देखती है कि ईव दिल का एक अच्छा इंसान है और ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से कर रहा था। अब फादर ये देखकर काफी परेशान होते हैं कि लुइस इमोर्टल होने के लिए पागल होता जा रहा है। इसी वजह से वो किंग लुइस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लुइस फादर की कोई बात नहीं मानती तो फादर अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उधर ईव अपने साथी के साथ मिलकर डॉक्टर के प्लान के बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि आखिर डॉक्टर इस मरमेड के साथ क्या करने वाला है। लेकिन जब ईव को पता चलता है कि डॉक्टर का इरादा उस जलपरी को मारने का है, तो वो इस बारे में मैरी को इन्फॉर्म करने के लिए उसके रूम के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। फिर जब मैरी वापस से अपने रूम में आती है तो उसे ईव का मैसेज अपने रूम में मिल जाता है और यहाँ पर उसे भी सारी बात पता चल जाती है। मैरी को इतना गुस्सा आता है कि वो फौरन अपने फादर यानी किंग लुइस के पास चली जाती है, लेकिन लुइस तो जैसे इंसान से हैवान बन गया था, उसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपनी फिक्र थी कि वो इमॉर्टल हो जाए और हमेशा के लिए फ्रांस का राजा बना रहे। इसीलिए वो मैरी को शादी के लिए तैयार होने के लिए भेज देता है। फिर जब ईव को पता चलता है कि मैरी की शादी हो रही है, तब उसे लगता है कि शायद मैरी की भी इस शादी में मर्जी है, यानी वो भी ये शादी करना चाहती है। इसीलिए अब वो बस किंग का ऑर्डर पूरा करने का फैसला करता है। उधर प्रीस्ट मैरी के रूम में जाते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। प्रीस्ट मैरी से कहते हैं कि तुम्हें दुल्हन का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना होगा। अब मैरी के ऐसा करने पर वो उसे सोल्जर से बचाते हुए आजाद कर देते हैं। अब मैरी भागते हुए जलपरी के पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि ईव जलपरी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैरी ईव को अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहती है कि अगर मैं जलपरी को आजाद कर दूं तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर वैसी ही लाइफ गुजारेंगे जैसी हमने सोची है। ये सुनकर ईव अपने साथियों से कहता है कि तुम जाकर शिप निकालो और खुद वो मैरी के साथ जलपरी को ब्रिज की दूसरी तरफ ले जाने की प्लानिंग करने लगता है, यानी जहाँ से जलपरी वापिस से समंदर में चली जाए। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। इसी दौरान डॉक्टर को मैरी के भागने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी फौरन उस केव में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचते ही उसकी ईव के साथ लड़ाई हो जाती है और इस फाइट के दौरान ईव को गोली लग जाती है। मैरी जलपरी को ईव के साथ भागने का बोलकर खुद डॉक्टर के साथ लड़ने लगती है। वो डॉक्टर को रस्सी से बांधकर उसे उल्टा लटका देती है। इसी बीच जलपरी भी ईव को लेकर वहाँ से भाग जाती है, तो मैरी भी फौरन घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। पैलेस में हम देखते हैं किंग लुइस को जो कि मैरी की शादी का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मैरी तो भाग गई है। इसीलिए वो फौरन अपने सोल्जर्स के साथ मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जलपरी अपने जादू से ईव को भी बिल्कुल ठीक कर देती है, सेम वैसे जैसे उसने पहले अपने जादू से मैरी को ठीक किया था। इसके बाद मैरी एक काफी ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वो बस जंप करने ही वाली होती है कि तभी किंग लुइस वहाँ पर आ जाते हैं अपने सोल्जर्स के साथ और वो मैरी को ऐसा करने से मना करता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी मैरी को ईव और जलपरी समंदर में कूदते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैरी अपने फादर के सामने एक ऑप्शन रख देती है कि आपको अपनी बेटी और मरमेड में से किसी एक को चूज करना होगा। मैं यहाँ से नीचे पानी में जंप कर दूंगी और बाद में जलपरी मुझे तो ठीक कर देगी, लेकिन अगर आपने उस जलपरी को मारा तो आप उसके साथ साथ मुझे भी अपनी बेटी को भी खो देंगे। ये कहते ही मैरी पानी में जंप कर देती है। यही किंग के सोल्जर्स भी जलपरी पर निशाना लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन अब राजा को एहसास हो जाता है, उसके अंदर का इंसान जाग जाता है। वो अपना फैसला बदल लेता है। वो इशारे से अपने साथियों को रोक लेता है। फिर जलपरी निशाने को हटता हुआ देखकर फौरन मैरी के पास जाती है और अपनी मैजिक से उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। अब मैरी के ठीक होते ही वो दोनों यानी मैरी और ईव फौरन शिप पर चढ़ जाते
जाते हैं। ऊपर पहाड़ी पर खड़ा हुआ किंग लुइस भी उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद हम दिखते हैं कि ये दोनों जलपरी को छोड़ने के लिए समंदर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं और वहाँ पर मैरी पानी में जंप कर देती है। पानी के अंदर जाते ही वो जलपरी और उसकी फैमिली से मिलती है। अब जलपरी फिर से उसे अपने ऊपर बिठाकर समंदर का टूर करवाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जलपरी की दुनिया यानी समंदर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। समंदर के इस टूर को मैरी काफी इंजॉय कर रही होती है और इसी खूबसूरत से मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।